नमस्कार भारत। हम अभी उपस्थित हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ, और ये विषय आज भारत का विवाद का केंद्र भी है, भारत की पहचान का विषय भी है। तो इस विषय को हम अरावली पर्वत विवाद के नाम से जानेंगे कि अरावली पर्वत विवाद क्या है और क्यों अरावली पर्वत को लेकर अभी इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने जो है देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अरावली पर्वत विवाद का विषय क्या है। हम सरकार और लोगों को दोनों एंगल से समझते हुए ये जानेंगे कि भारत के लिए सही निर्णय क्या हो सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक पिटीशन दायर की, सरकार ने एक तर्क रखा अरावली को लेकर। सरकार ने यह कहा कि हम अरावली की सुरक्षा मजबूत करना चाहते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को ही अरावली पर्वत माना जाए, उससे छोटे पहाड़ जो हैं उनको अरावली पर्वत की श्रेणी में न रखा जाए। मतलब ये तर्क सरकार ने रखा सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाए, उससे नीचे जो छोटे पहाड़ हैं उनको पर्वत श्रृंखला न मानी जाए। अब अरावली के बारे में हम आपको बता दें कि अरावली करोड़ों वर्ष पर्वत श्रृंखला है। जब धरती फटी थी और जो सबसे पहले पर्वत का निर्माण हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि अत्यंत प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में अरावली का नाम जो है वो माना जाता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार ने ये पिटीशन दायर किया कि भाई जो 100 मीटर से कम ऊंचे हैं वहां खनन प्रक्रियाओं को मान्यता दी जाए, मतलब वहां खनन करना अलाउ कर दिया जाए और वहां से माइनिंग प्रोसेस जो है वो जारी रखा जाए। अब यहां पे हम समझते हैं कि सरकार का तर्क क्या था। सरकार कह रही है कि हम अरावली को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सरकार का क्या तर्क है हम ये समझते हैं। सरकार ने यह कहा कि मान लो आप एक पर्वत जो है जिसकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा है, तो इसके 500 मीटर के एरिया में जो भी पर्वत होंगे वहां पे खनन की अनुमति नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 500 मीटर के एरिया के अंदर ही एक और पर्वत आ जाता है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा होती है, तो फिर उसके 500 मीटर के एरिया में जो है वो खनन की अनुमति नहीं होगी। और ये तर्क देकर सरकार ये कहना चाह रही है कि हम तो अरावली की सुरक्षा करना चाहते हैं। मतलब हमने जो सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को उठाया है, इसका उद्देश्य अरावली की सुरक्षा है। ठीक है, अब यहां पे आप समझिएगा कि समस्या कहां आती है, ये विवाद का आज विषय क्यों बना हुआ है। क्योंकि सरकार ये तर्क तो दे रही है कि भाई ऐसे में तो हम जो है कहां पर्वतों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके एक दूसरे पक्ष को समझते हैं कि क्या है अरावली को लेकर जो मुद्दा है वो विवाद का विषय क्यों बना हुआ है। देखिए, अरावली गुजरात से प्रारंभ होती है और गुजरात से शुरू होने के बाद अरावली हरियाणा, राजस्थान, इन बेल्ट को कवर करती है। ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो हिस्सा कहां है, तो इसका अधिकतम हिस्सा जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, ये राजस्थान में है और इन हिस्सों को गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और ये दिल्ली एनसीआर का एरिया भी कवर करती है। ये ध्यान रखिएगा कि दिल्ली एनसीआर का एरिया भी कवर करती है। ठीक है, अब देखिए अरावली को लेकर अगर आप स्ट्रक्चर समझेंगे तो राजस्थान वाले हिस्से में जो ऊंचाई है वो अधिकतम है, लेकिन जैसे जैसे हम दिल्ली या गुजरात की तरफ जाते हैं तो इसकी ऊंचाई कम होती जाती है, इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। और राजस्थान हिस्से की तरफ हम जाते हैं तो इसकी ऊंचाई ज्यादा होती जाती है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया पर्वतों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे यह निर्णय दिया कि 100 मीटर से कम ऊंचे 100 मीटर से कम ऊंचे जो पर्वत होंगे वो अरावली का हिस्सा नहीं माने जाएंगे या उनको पर्वत की श्रेणी में नहीं माना जाएगा और वहां माइनिंग या खनन की अनुमति जो है वो प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहां पे समस्या क्या आती है, यहां पे समस्या ये आती है कि राजस्थान में अगर हम जाते हैं तो राजस्थान के लगभग 15 जिलों में अरावली पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, अब इन 15 जिलों में अरावली पर्वत का 90% हिस्सा ऐसा है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, 100 मीटर से कम हाइट है। इसका मतलब राजस्थान का 90% जो पहाड़ी इलाका जो है वो माइनिंग और तोड़ने की अनुमति, यहां वहां सड़कें बनाने की अनुमति या वहां फैक्ट्री बनाने की अनुमति सरकार के द्वारा जो है वो दे दी जाएगी। अब इसलिए राजस्थान में अरावली को लेकर स्ट्राइक ज्यादा है, इसलिए राजस्थान में अरावली को लेकर आवाजें ज्यादा उठ रही हैं। लेकिन क्या यह समस्या सिर्फ राजस्थान के साथ होगी? जैसे अगर हम न्यूट्रल होकर इस स्थिति को समझते हैं कि सरकार कह रही है कि हम चाहते हैं अरावली सुरक्षित हो, ठीक है,
जबकि पर्यावरणविद कह रहे हैं कि अगर अरावली के साथ कुछ ऐसे निर्णय किए गए तो इससे उत्तर भारत की पूरी पर्यावरणीय जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाएगी, या पूरा उत्तर भारत इससे प्रभावित होने जा रहा है। तो हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि अरावली हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों पर्यावरणविद या कुछ लोग, देखिए अब भारत में भी दो तरह के लोग हैं। एक लोग वो जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, जो धुरंधर के गाने पे ठुमके लगाने में व्यस्त हैं, और उनकी संख्या ज्यादा है। भारत में एक वर्ग वो भी है जो अरावली के महत्व को समझता है और अरावली को लेकर चिंतित है कि अगर दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत के सीने को चीर दिया गया तो फिर इस देश का क्या होगा, इस देश की आत्मा चीरी जाएगी अगर इस निर्णय को लागू किया जाता है तो। क्योंकि देखिए खनन माफियाओं, वैसे भी हम समाजवादी देश में एक पूंजीवादी प्रक्रिया को देख रहे हैं। खनन माफियाओं का दबाव सरकारों पे, चाहे केंद्र स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी लोकल पार्टी की सरकार किसी राज्य में हो, खनन माफियाओं का दबाव या पूंजीपतियों का दबाव हमेशा सरकारों के ऊपर जो है वो देखा जाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर इस परिभाषा के अंतर्गत पर्वतों को लाया जाएगा तो खनन माफियाओं का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ेगा और इससे हमारी प्रकृति को नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी। अब हम समझते हैं एक एक बात कि क्यों हर भारतीय नागरिक को अरावली को लेकर आवाज उठानी चाहिए। क्यों पॉलिटिकल पार्टियां इतनी शांत बैठी हुई हैं? क्योंकि वो जानती हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इन सबका गठजोड़ कहीं ना कहीं किसी पूंजीपति वर्ग से या किसी कंपनी के साथ जो है वो बैठता है। तो संसद ये विवाद का विषय ही नहीं बनता, क्योंकि हर सांसद को अगर आप देखेंगे तो किसी ना किसी पूंजीपति, या तो वो स्वयं पूंजीपति हैं या तो किसी ना किसी पूंजीपति के साथ उनके रिश्ते बड़े मजबूत हैं, या खनन माफियाओं के साथ उनके रिश्ते बहुत मजबूत हैं। इसलिए अरावली को लेकर आप कभी भी संसद को बंद होते, संसद में हंगामा होते हुए एक बड़े विवाद को आप नहीं देख रहे हैं। अब अरावली के लिए लड़ने का जो विषय आता है वो अरावली के लिए लड़ने का विषय आता है भारतीयों को लेकर। भारत की यह लड़ाई सिर्फ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई पूरे भारत की लड़ाई है, यह पूरे भारत की अस्मिता की लड़ाई है। तो हम समझते हैं कि इस अरावली का जो विषय है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों, चाहे हम बिहार के हों, चाहे हम झारखंड के हों, चाहे हम बंगाल के हों, या हम उत्तर प्रदेश के हों, या हम जो है वो राजस्थान के हों, या हम बेंगलोर और तमिलनाडु के हों, क्यों हमको अरावली की लड़ाई लड़ने के लिए जो है वो अपनी पूरी जोर लगानी चाहिए और हम अपने पर्वतों को, हमें अपने पेड़ों को, हमें अपने प्राकृतिक वनस्पतियों को और हम अपने जीव जंतुओं को बचाने के लिए अपनी तत्परता भी दिखानी चाहिए। तो हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि अरावली इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए क्यों हो जाता है। तो हम अब अरावली के महत्व को समझते हैं कि अरावली हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए सबसे पहली बात, अरावली, जब अरावली को आप देखेंगे तो अरावली कुछ इस तरह का सेक्टर बनाता है और इधर जो है वो थार का रेगिस्तान है। अब थार का, अगर ये अरावली नहीं होगा तो पहली बात तो ये रेगिस्तान जो है वो अपना एरिया बढ़ाएगा। इसका मतलब कि ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं होगा, इसकी धूल, इसकी गर्म हवाएं दिल्ली और उत्तर प्रदेश, नोएडा जैसे शहरों को बर्बाद कर देंगी। आज जो AQI आज विवाद का विषय है, आज AQI जो चिंता का विषय है, वो और भी गंभीर स्थिति में चला जाएगा और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पे पड़ेगा, क्योंकि इनके पास एयर प्यूरिफायर लगाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं नहीं है। ये अभी AC तक पहुंचे थे, तब तक एक नया प्रकोप एयर प्यूरिफायर के रूप में आ गया है। वो पूंजीपति, वो अरबपति, वो यहां से लंदन शिफ्ट हो जाएंगे, परिवार उनके लंदन में रहेंगे और आपकी अरावली को चीरकर वो इस रेगिस्तान के विस्तार को दिल्ली NCR तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो पहली बात कि अगर इस अरावली को तोड़ा गया तो रेगिस्तान जो है मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो बढ़ेगी और ये रेगिस्तान शायद हो सकता है कि उत्तर भारत के मैदानों तक फैल जाए। पहली शर्त तो यह है कि ऐसा हो सकता है कि उत्तर भारत के मैदानों तक रेगिस्तान फैल जाए। दूसरा, ये अरावली क्या करता है कि कई बार जब मानसून जो है ये यहां से चलता है तो अरावली कई बार इसको मोड़कर ये क्या करता है, अरावली पर्वत ही मोड़कर उस मानसून को मध्य हिमालय क्षेत्र में या हिमालय उप हिमालय क्षेत्रों में भेजता है, जिसके वजह से आप गंगा या यमुना के बेल्ट में एक भारी वर्षा देखते हैं, जिसके वजह से यहां फसल का उत्पादन होता है, नदियों में, गंगा और यमुना नदियों के बेल्ट में पानी का प्रवाह होता है। अगर ऐसा होता है कि इस अरावली को पूरी तरह से तोड़ा जाए तो इससे उत्तर भारत में कृषि की समस्याएं और पानी की समस्याएं और हमारी पवित्र नदी गंगा और यमुना में
निर्जलीकरण की समस्याएं बहुतायत हो जाएंगी। बहुत बड़ी मात्रा में हम यहां निर्जलीकरण की समस्याओं को देखेंगे। तो दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारे यहां गंगा यमुना बेल्ट को लेकर जो है ये बड़ी चुनौती आएगी। तीसरा, जो हीट वेव आपदा है, अब ये सरकार और कोर्ट को कौन ये बात समझाए कि जो धूल वाली हवाएं चलती हैं, जो गर्म हवाएं चलती हैं, उनको रोकने का काम जो है ये पर्वत करते हैं। अब इन कुछ इस तरीके से समझते हैं कि अगर ठंडी हवाएं चलती हैं और ऊंची दीवारें अगर होती हैं तो ठंडी हवाओं से इधर के लोग प्रभावित नहीं होते हैं। तो कुछ इसी तरीके से जब गर्म हवाएं या हीट वेव रेगिस्तान से आती हैं तो ये अरावली उनको रोककर इधर रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन सरकार के लिए आपकी सुरक्षा महत्व का विषय नहीं रह जाता है। सरकार के लिए आप जो है महत्व के विषय नहीं रह जाते हैं। सरकार के लिए आज भी आप एक वस्तु बने हुए हैं और पूंजीपतियों का सरकार को लेकर जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम आज सिर्फ वोट पाने के लिए और हमें 5 किलो दाल चावल और अनाज देने के लिए बनाया गया है, हमें प्रकृति के लिए नहीं बनाया गया है। जवाब हमारी पीढ़ियां हमसे मांगेंगी कि जब हमारे पेड़ों को काटा जा रहा था, जब हमारे पर्वतों को तोड़ा जा रहा था, जब हमारे पहाड़ों को हटाया जा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे। तो हमने आपको दूसरी बात बताई कि इससे गंगा और यमुना का बेल्ट जो है वो प्रभावित होगा। ठीक है। तीसरी बात हमने आपको बताई कि मानसून के पैटर्न को प्रभावित कर देगा। ये क्या करेगा? मानसून के पैटर्न को प्रभावित कर देगा। अब देखो, ये दिक्कत ये है कि भारत के अधिकांश जनसंख्या को ये बात ही समझाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनको धुरंधर समझ में आता है, उनको रैपिंग गाने समझ में आते हैं, उनको गाली गलौज समझ में आती है, उनको ऐसे यूट्यूबर्स पसंद आते हैं जो गाली गलौज करते हों, जो बदतमीजी करते हों, जो भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कारों की धज्जियां उड़ाते हों। तो उन्हें यह बात समझने में मुश्किल लगेगा कि कैसे मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी, कैसे गंगा यमुना बेल्ट में पानी के प्रवाह में निर्जलीकरण की समस्या बढ़ेगी, कैसे मानसून पैटर्न हमारा बदलता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो अरावली पर्वत है ना, ये अरावली पर्वत बहुत सारे नदियों के पानी का सोर्स भी है। अगर इनको आप हटाओगे या इनको आप तोड़ोगे, चाहे परिभाषा जो भी दे दो, ठीक है, अगर आप इनको तोड़ोगे तो समस्या क्या आएगी कि साबरमती, लूनी, चंबल, ये जो नदियां हैं, ये जो मध्य प्रदेश या राजस्थान के हिस्से की जो नदियां हैं, इन नदियों को क्या करता है ये अरावली? वर्षा का पानी रोकता है और धीरे धीरे करके इन नदियों को पानी देता है, जिसके वजह से इनमें पानी जो है वो प्रवाहित हो रही होती है। इसका मतलब हम सिर्फ पर्वतों को नहीं काट रहे हैं, हम नदियों को हटा रहे हैं, हम नदियों को समाप्त कर रहे हैं, हम प्रकृति में जहर मिलाने का काम कर रहे हैं, हम तापमान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरा उत्तर भारत इस आपदा से प्रभावित होगा। लेकिन उत्तर भारत प्रत्यक्ष रूप से आपदा से प्रभावित होगा, लेकिन दक्षिण भारत अप्रत्यक्ष रूप से आपदा से प्रभावित होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली बहुत सारी नदियां जो हैं वो लिंक होती हैं इन नदियों के साथ। तो जल मात्रा का समस्या सिर्फ उत्तर भारत की समस्या नहीं रहेगी, यह समस्या पूरे दक्षिण भारत में भी जो है वो व्याप्त रूप से देखी जाएगी। तो हमने आपको चौथी बात बताई कि कैसे ये नदियां हमारे लिए पानी का एक महत्वपूर्ण सोर्स हैं। ठीक है, कैसे ये पानी को जो है वो हम तक लाती हैं। ठीक है, फिर हम बताएं कि कैसे ये दिल्ली एनसीआर, अब सोचो अभी अरावली है तो एनसीआर में इतना ज्यादा एक्यूआई है, एनसीआर में एक्यूआई की मात्रा इतनी ज्यादा है अगर अरावली है तो। अगर ये अरावली हमने हटा दिया तो फिर दिल्ली एनसीआर में जो एक्यूआई है इसके कम से कम 3 गुना होगा, जहां सांसें लेना भी दुर्लभ हो जाएगा। खैर, फर्क अमीरों को क्या पड़ता है, फर्क सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को क्या पड़ता है, माननीय सांसदों को क्या पड़ता है, या माननीय हमारे जज लोगों को क्या पड़ता है। आपके पास एयर प्यूरिफायर है, आपके पास इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, आप तो जी लेंगे, मरेगा इस देश का आम नागरिक। वैसे भी आपदाओं का शिकार ज्यादातर आम नागरिक ही होते रहे हैं। तो बड़ी समस्या यह है एक्यूआई, कि एक्यूआई बढ़ेगा और प्रदूषण की समस्या उत्तर भारत की एक गंभीर समस्या हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अरावली जो है वो क्यों जो है और नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि 2017 में एक रिपोर्ट आई थी और 2017 में एक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि अगर अरावली हटाया गया तो इससे सिर्फ मरुस्थलीकरण की समस्या नहीं होगी, इससे समस्या
और भी पैटर्नों पे पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण पे पड़ेगी, क्योंकि वो अरावली जो 100 मीटर से कम ऊंचा है, वहां जीव जंतु रहते हैं, वहां अनेक प्रकार की प्रजातियां रहती हैं, वहां जानवर रहते हैं। और हम इंसान आजकल जानवरों को लेकर इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि उनको काटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको समाप्त किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। हम तो बस अपनी ही जिंदगी में मस्त पड़े हैं। आप सोचिए कि जब उन हिस्सों को हटाया जाएगा तो वहां रहने वाले पेड़ों को काटा जाएगा। यह देश जिसे एक पेड़ मां के नाम कह के संबोधित करता है, वो देश करोड़ों पेड़ों को सिर्फ इसलिए काटेगा कि तुम 100 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर स्थित नहीं हो। तो कितना नुकसान होने जा रहा है इस देश में पर्यावरण का, या इस देश में जीव जंतुओं का, इस देश में आने वाले हमारे भविष्य की पीढ़ियों का, नदियों का। और कुल मिलाकर यह देशद्रोह के घटनाओं से भी ऊपर माना जाना चाहिए अगर ऐसा नुकसान हमारे देश को होता है दिखता है तो। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार तर्क देगी, मीडिया समर्थन करेगी। जो कट्टर भक्त होंगे या कट्टर समर्थक होंगे अपनी अपनी पार्टियों के, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे अन्य जो भी पार्टियां हों, जो भी उनके कट्टर समर्थक होंगे, वो पक्ष में तर्क लेकर खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं सरकार तो अच्छा कर रही है। लेकिन एक दिन ये रेगिस्तान आपके घर के दरवाजे तक पहुंचेगा, एक दिन पानी सिर्फ बोतलों में दिखेगा, एक दिन हर मनुष्य जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडरों से लेगा, एक दिन हर चेहरों पर चश्मों से ज्यादा मास्क लगे होंगे, एयर प्यूरिफायर के साथ लगे होंगे। और उस दिन प्रकृति आपसे पूछेगी, उस दिन आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि आपने देश को बचाने का, आपने भारत को बचाने का, आपने प्रकृति को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि ये अमीर ज्यादा लोग तो देश छोड़ के चले जाएंगे। धन्यवाद। सोचिएगा, अभी भी गंभीर विषय है और जल्दी ही हम अरावली पर अपने दूसरे वीडियो को लेकर प्रस्तुत होंगे आपके सामने। थैंक यू।